हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम आप लोगों को श्वासन संबंधी चीज़ों को बताएंगे। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग बताए हैं, इससे पिछले वीडियो में आप पाचन के बारे में बताए हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, भोजन से कैसे माउथ से हमारे बॉडी में कैसे मतलब इसमें रासायनिक क्रिया होकर के कैसे मतलब वो रासायनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और जनन संबंधी चीज़ों को बताए हुए हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, हमारा जो न्यू वीडियो है, वो आप लोगों का इंस्पायरेशन है श्वसन। श्वसन वैसे देखते हैं कि श्वसन जो होता है प्राणियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, जिसके माध्यम से वह जो होता है वह सजीव तथा निर्जीव प्राणियों में डिफरेंस कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी प्राणी जो होता है वह हमेशा श्वसन की क्रिया करता हो, चाहे वो फेफड़े के माध्यम से करता हो, चाहे त्वचा के माध्यम से करता हो, चाहे गिल्स के माध्यम से करता हो। कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है कि वह एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैविक प्रक्रिया होती है। और यह एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया जो होती है हमारे बॉडी में, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में वो घटनाएँ होती रहती है। तो श्वसन जैसे हम लोग इससे पहले श्वसन के बारे में सुन चुके हैं कि श्वसन क्या होता है, सांस कैसे लिया जाता है। तो श्वसन जो होता है सबसे पहले हम लोग श्वसन संबंधी इसकी परिभाषा जो होती है कि वायुमंडल के माध्यम से या पर्यावरण के माध्यम से या पर्यावरण की उपस्थित पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन जो होता है, पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन को ग्रहण करके तथा अपने बॉडी की कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब एक तरह से मतलब श्वसन का मतलब सामान्य परिभाषा हो जाता है। तो सामान्य परिभाषा होता है, लेकिन इसका जो मुख्य परिभाषा अगर देखा जाए तो श्वसन की जो मुख्य परिभाषा होता है कि भोजन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अर्थात जो हमारे बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे किसी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमारे बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें भोजन से मिलती है। और भोजन से कैसे ऊर्जा कन्वर्ट होती है, तो इस तरीके से भोजन से जो ऊर्जा कन्वर्ट होती है वो श्वसन के माध्यम से होती है। जैसे श्वसन में एक तो मतलब ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, लेकिन एक प्रकार का दूसरा जो श्वसन होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस कोशिकीय श्वसन में एक तरह से जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं होती है, वहाँ से भोजन का पाचन हमारे पेट में होता है या हमारे आमाशय में होता है, तो आमाशय से भोजन का छोटी आंत में जाती है और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के पश्चात वह बहुत सारे कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से या छोटी छोटी नसों के माध्यम से वो प्रत्येक कोशिकाओं में पहुँच जाती है। फिर से वह प्रत्येक कोशिकाओं में पहुँचने के पश्चात वो वहाँ पर संचित हो जाती है और संचित होने के कुछ समय के बाद वह जो होती है ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। और ऊर्जा में कन्वर्ट होने के लिए श्वसन क्रिया जो होती है बहुत आवश्यक होती है। अर्थात उसकी श्वसन जो होती है वह बहुत आवश्यक होती है, जिससे कारण भोजन जो होता है ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये जो है कि कोशिकीय श्वसन होता है और ये जो होता है फेफड़ों के द्वारा एक दूसरे जो अन्य प्राणी करते हैं वो श्वसन के माध्यम से करते हैं। इस तरीके से आपका ये श्वसन हो जाता है। भोजन से ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, या वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो ये श्वसन जो होता है ये सभी प्राणियों में या सभी जीवित जंतुओं में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये जैसे हम लोग देखते हैं कि श्वसन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। ये श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो होता है आक्सीय श्वसन, उसको कहते हैं, इसमें एरोबिक रिस्पायरेशंस और दूसरा जो होता है एनारोबिक अर्थात एनाक्सिय श्वसन। रिस्पायरेशंस ये आपका अनाक्सिय श्वसन होता है। अब हम लोगों को जानना है इसमें आक्सीय श्वसन होता है और इसमें अनाक्सीय श्वसन होता है।
आपसी श्वसन का दूसरा नाम जो होता है जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या होता है आपसी श्वसन? आपसी श्वसन जो होता है इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो आपसी श्वसन वह प्रक्रिया होती है, अर्थात श्वसन की वह प्रक्रिया जो वायु की उपस्थिति में होती है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायु की उपस्थिति में होती है, उसे आपसी श्वसन कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन जो होता है पूर्णतः जरूरी होता है, आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से इस प्रकार की क्रिया जो होती है वह सफल हो सकती है। अर्थात कोई प्राणी जो आपसी श्वसन करता है वो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं कर पाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट होता है। जैसे ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। तो वायुमंडल से मिलने के पश्चात क्या होता है कि ऑक्सीजन से इसमें देखते हैं कि जो ये वायुमंडलीय श्वसन में ऑक्सीजन जो होता है ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि श्वसन जो होता है अर्थात वह प्रक्रिया होती है जो भोजन से ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे मतलब क्या होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो होता है हमारा एक तरह से भोजन से होता है, अर्थात हमें भोजन से मिलता है, ये भोजन से मिलता है। तो इस तरीके से भोजन में जो ग्लूकोज होते हैं वो ग्लूकोज भोजन का पाचन होने के पश्चात प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वहां फिर से ग्लूकोज क्या होता है विखंडन होता है, अर्थात ग्लूकोज जो होता है छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रक्रिया के माध्यम से? ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस लिखा हुआ है, ये ग्लाइकोलिसिस है आपका। इस प्रक्रिया के माध्यम से ये ग्लूकोज जो होता है छोटे छोटे अणुओं में विखंडित हो जाता है, उस अणु का नाम होता है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात एक मोल ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जो 2 मोल बनता है, अर्थात 2 मोल पायरुविक अम्ल के तैयार हो जाते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया जो होती है आपके साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका का एक लिक्विड पार्ट होता है जो तरल पदार्थ होता है, जिसमें इस प्रकार की क्रिया जो होती है ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो होती है संपन्न होती है। जब पायरुविक अम्ल यहाँ पे तैयार हो जाता है या बन जाता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में, तो फिर से इसका विखंडन होता है अनाक्षी श्वसन के माध्यम से, फिर से इसका विखंडन होता है और विखंडन होने के पश्चात फिर से मतलब ये टूटता है अपने अणु में, और वह टूटने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 एटीपी अर्थात 38 अणु जो होता है एटीपी अर्थात एक प्रकार का ऊर्जा होता है में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पे अनाक्षी श्वसन के माध्यम से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है और एटीपी जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है, ये ऊर्जा के रूप में संचित एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे हमें किसी भी कार्य करने में सहायता प्रदान होती है। तो ये जो होता है ये ऊर्जा का रूप होता है जो किसके द्वारा मिला? भोजन के माध्यम से। किस क्रिया के द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होता है पायरुविक अम्ल और यह क्रिया जो होती है क्रेब्स चक्र कहलाती है। जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस कहलाई वो क्रेब्स चक्र कहलाती है। जैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर में क्रेब्स चक्र होता है, वो क्रेब्स चक्र के माध्यम से मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और यह क्रिया जो होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कोशिका 9th में पढ़ चुके होंगे, 10 के बच्चे जो होते हैं 9th में पढ़ चुके होंगे कि कोशिका क्या होता है, उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो उस कोशिका में एक प्रकार का ऐसा अंग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो ऊर्जा का घर कहा जाता है या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं और यह क्रिया जो होती है उसी में संपन्न होती है जिससे ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है, इसलिए इसे ऊर्जा का घर कहते हैं। अर्थात यहाँ पे एटीपी बन जाती है और किस क्रिया के द्वारा? अनाक्षी श्वसन के माध्यम से बनता है। तो ये आपका जो होता है ये आपका आक्षी श्वसन हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो होता है हम लोग देखते हैं ये मुख्य से इसके जो उदाहरण होते हैं अर्थात किन किन प्राणियों में होता है, ये लगभग सभी प्राणियों में होता है। ठीक है, जैसे मानव में भी होता है, जंतुओं में होता है, कई प्राणियों में होता है, जलीय प्राणियों में भी होता है। अर्थात अधिकांश प्राणी जो होते हैं उन सभी प्राणियों में इस प्रकार की रेस्पिरेशन जो होता है, इस प्रकार की श्वसन क्रिया जो होती है वह संपन्न होती है। दूसरा जो आपका टॉपिक है यहाँ पे अनाक्षी श्वसन, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं अनाक्षी श्वसन एंड एरोबिक इंग्लिश में कहते हैं, इसे अवायवीय कहते हैं, अवायवीय श्वसन। इसका मतलब तो समझ ही होंगे कि अवायवीय मतलब कि श्वसन की वह प्रक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन से अनुपस्थित होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग अनावश्यक श्वसन कहते हैं, जिसमें वायु की उपस्थिति होती है। अब हम लोग देखते हैं कि सभी प्राणी मतलब क्या होते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार का जो सिस्टम है अनावश्यक श्वसन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ना मतलब ये जो होता है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो कैसे मतलब वो श्वसन क्रिया करते हैं, तो ये बहुत कम ही प्राणियों में होता है। जैसे बहुत जो मतलब छोटे जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाता है, जैसे यहाँ पे ये जो प्रकार की क्रिया जो होती है ईस्ट में होती है, कुछ बैक्टीरिया में होती है, सब बैक्टीरिया जीवाणुओं में, कुछ जीवाणुओं में होती है, कुछ जीवाणुओं में होती है, इस प्रकार की क्रिया जो होती है जीवाणुओं में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यह एक प्रकार का मतलब अगर देखा जाता है तो यह जो होता है वह जीवाणुओं और ईस्ट में होती है, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि इसमें तो भोजन मिलता ही है, उनको भोजन मिलता है, अर्थात तो भोजन करते हैं, ग्लूकोज मतलब भोजन जो होता है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है, और यह प्रोसेस जो होता है ग्लाइकोलिसिस क्रिया के माध्यम से पाइरुवेट में होता है, अर्थात एक अणु जो होता है ग्लूकोज का वह दो अणु के पाइरुवेट के दो अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। फिर टूटने के पश्चात यह जो होता है, टूटने के पश्चात O2 की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनुपस्थित होता है, उपस्थिति में यह जो होती है ईस्ट के माध्यम से होता है, जिसे किण्वन भी कह सकते हो। ये क्रिया जो होती है किण्वन की फर्मेंटेशन के माध्यम से होती है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिससे कारण जब इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया नहीं करता है, तो यह जो होता है एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यह जो होता है एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात CH5OH होता है, इसका जो होता है एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब होता है, इसमें दो ही अणु अर्थात एटीपी के दो ही अणुओं का निर्माण होता है, अर्थात ऊर्जा के केवल दो ही अणु बनते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं 38 बनते हैं। तो इसमें क्या होती है कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और अनावश्यक श्वसन में क्या होता है अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से ये एक अंतर हो जाता है कि उसमें अगर पूछा जाता है कि अनावश्यक और आवश्यक श्वसन में क्या अंतर होता है, तो पहला अंतर हो जाता है कि वह आवश्यक श्वसन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, अनावश्यक श्वसन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है अनाक्सी में, और आक्सी में, और आक्सी में अगर हम लोग देखते हैं तो अनाक्सी में दो ही एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो यह जो होता है वह, और इसमें क्या होता है कि जो उत्पादित पदार्थ होता है अर्थात जो प्रोडक्शन मतलब पदार्थ जो उत्पन्न होता है प्रोड्यूस होता है वो आपका एथिल एल्कोहल होता है, इसमें एथिल एल्कोहल नहीं बनता है। तो इस तरीके से ये दो तीन मुख्य अंतर हो जाते हैं। अगर डिफरेंस भी पूछता है तो लोग इसको ऐसे समझ करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अनाक्सीय और आक्सीय श्वसन के बारे में हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि ये आपका श्वसन जो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जो वायवीय तथा अवायवीय होता है। तो इस तरीके से इसमें ये होता है। अब देखते हैं कि मतलब दो मुख्य रूप से होता है वो तो हो गया। तो पौधों में कैसे श्वसन होता है? पौधे भी सजीव प्राणी होते हैं। पौधे भी अगर हम लोग देखते हैं कि पौधे मतलब एक प्रकार का सजीव प्राणी होते हैं, तो सजीव तो उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हमने पहले बताया है कि ऊर्जा जो भोजन से मिलता है वो श्वसन क्रिया के माध्यम से मिलता है, अर्थात कोशिकाओं में जब श्वसन क्रिया संपन्न होती है तो उसमें एटीपी अणु का निर्माण होता है, और एटीपी अणु जो होता है वही ऊर्जा का रूप होता है, अर्थात वही उसी के माध्यम से और जब टूटता है तो तीन प्रकार के अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम जो होता है, जैसे एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यहाँ लिख रहे हैं होता है। यही जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है जो किसमें उपस्थित होता है, माइटोकाइंड्रिया, सेल की माइटोकाइंड्रिया में उपस्थित होता है, जिसे ऊर्जा का घर कहते हैं, इसलिए उसे ऊर्जा का घर कहते हैं। तो इसलिए पौधों में श्वसन हम लोग देखते हैं, पौधों में श्वसन कैसे होता है। उसके पास तो फेफड़ा होता नहीं है, नाक होता नहीं है, त्वचा भी होती है तो वो छाल की तरह होती है
होती है त्वचा, जैसे हम लोग नाक के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से करते हैं, ये सब अंग जो होता है पौधों में नहीं पाया जाता है। तब कैसे वो शोषण करता है? हम लोग देखते हैं कि पौधे जो होते हैं उनकी कोशिका और हमारी कोशिका जो होती है वो डिफरेंस होती है, अर्थात उनकी कोशिका में कुछ अंग जो होते हैं हमारी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, हमारी कोशिका कुछ अंग जो होते हैं उन कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि पौधे में श्वसन जो होता है 3 अंग के माध्यम से होता है। नंबर 1 पहला जो होता है विसरण क्रिया के माध्यम से होता है, अर्थात ये कोई अंग नहीं होता है। और जो पौधों के अंग होते हैं, पहला जो होता है रंध्र और दूसरा जो होता है वातरंध्र। वातरंध्र के माध्यम से होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि विसरण प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस जो होते हैं पौधों में इस तरीके से विसरण क्रिया के माध्यम से, जैसे पौधों में श्वसन जो होता है गैसों के विसरण के माध्यम से होता है, जैसे इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे विसरण क्रिया क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये कोई पौधा है और ये भूमि है और ये भूमि की परत है, ये ऊपरी भूमि की ऊपरी लेयर है। इसका जड़ जो होता है मिट्टी के अर्थात भूमि के नीचे उपस्थित है पौधे का जड़, और ये पौधे का रोग मिट्टी के कण होते हैं, इसके बगल ये सब मिट्टी के कण दिए गए हैं ये सब, और ये छोटे छोटे इसके रोम हैं, अर्थात जड़ों में जो रोम पाया जाता है, छोटे छोटे बाल में जो संरचनाएं पाई जाती है इसके रोम हैं। और इन कणों के बीच हम लोग जानते हैं कि मिट्टी के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में वायु के जो कण होते हैं, अर्थात वायु जो होता है वह उपस्थित होता है। यहाँ पे छोटे छोटे कण जो होते हैं मिट्टी के कणों के बीच में वायु के कण जो होते हैं उपस्थित होते हैं, जैसे कणों के बीच में उपस्थित वायु। तो ये वायु जो होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया होने के पश्चात ये मिट्टी के कणों के माध्यम से या मिट्टी के कण जो होते हैं, ये मिट्टी के कणों वायु के कण जो होते हैं मिट्टी के कणों के बीच से इस रोम के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं, अर्थात एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के पश्चात क्या होती है कि जैसे ही मतलब इसके बॉडी तरफ से एब्जॉर्ब होती है, वो विसरण क्रिया के माध्यम से एब्जॉर्प्शन होता है और विसरण क्रिया के माध्यम से उसके पूरे बॉडी में चली जाती है, अर्थात बॉडी के इनसाइड में प्रवेश कर जाती है, अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। और अंदर की तरफ प्रवेश होने के पश्चात धीरे धीरे उस रोम के माध्यम से जड़ों के मोटे भाग में आती है, फिर उससे मोटे भाग में होते हुए पौधे की ऊपरी सतह से पहुंच जाती है। तो इस तरीके से मतलब मिट्टी के कणों के बीच में जो वायु उपस्थित होते हैं उन वायु की उपस्थिति के कारण मतलब ये जो होते हैं रोम के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात फिर वो पूरे बॉडी को होते हैं और फिर वहाँ से मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उस विसरण क्रिया के माध्यम से CO2 को बाहर निकालते हैं। अर्थात पेड़ पौधे जो होते हैं श्वसन क्रिया में भी ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त किस में करते हैं, भोजन बनाने में। तो इस तरीके से ये आपका विसरण क्रिया के माध्यम से होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं रंध्र, स्टोमेटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये स्टोमेटा जो होता है ये पत्ती की सरफेस से, जैसे कोई पत्ती होती है, पत्तियों की सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रों में संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे रंध्र कहते हैं। ये रंध्र जो होता है ये रंध्र के माध्यम से जो होता है वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती है वो जो होती है वो इस रंध्र के माध्यम से अंदर की तरफ प्रवेश करता है। फिर अंदर की तरफ प्रवेश करने के पश्चात उसके सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिकाओं में पहुंचने के पश्चात उसमें जो होती है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। फिर संपन्न होने के पश्चात इसके अंदर से बाहर की तरफ CO2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है और रंध्र के माध्यम से मतलब वो चीजें जो होती है वो संपन्न होती है। ठीक है। दूसरा जो होता है वातरंध्र, यह केवल तनों में पाया जाता है, यह केवल तनों में पाया जाता है, यह तनों में पाया जाता है। और वातरंध्र के माध्यम से जैसे तने जो होती है हम ये छोटे छोटे क्षेत्रों में संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग वातरंध्र कहते हैं, लेंटिसेल इंग्लिश से कहते हैं। इन वातरंध्र के माध्यम से तना जो होता है ये भी CO2 को अंदर तथा CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है, अर्थात CO2 और O2 अंदर बाहर होते जाते हैं तो ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इस तरीके से आपका ये 3 प्रकार से मतलब होता है। और पौधों के 3 भाग जो होते हैं जड़, तना तथा पत्ती, ये मुख्य रूप से
तीनों अंग जो होते हैं, तीनों भाग जो होते हैं, श्वसन करने में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से ये पौधों में श्वसन होता है। जैसे पौधे क्या होते हैं कि मतलब ऑक्सीजन जो होते हैं दिन के समय देते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है तो ऑक्सीजन दिन के समय होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, कुछ ऑक्सीजन जो होते हैं उनके पत्तियों में संग्रहित हो जाती है और अधिकतर ऑक्सीजन जो होते हैं वह बाहर निकल जाती है। जो उनके पत्तियों में ऑक्सीजन उपस्थित होता है वो श्वसन क्रिया में क्या होती है, सहयोग हो जाती है, अर्थात श्वसन क्रिया में वह जो होती है उपयुक्त हो जा मतलब उपयोग हो जाती है, जिसके माध्यम से मतलब वो ऑक्सीजन जो होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनता है वह श्वसन क्रिया में क्या होती है, उपयोग हो जाती है। लेकिन जब रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाती है, अर्थात सूर्य उपस्थित नहीं होता है, तो इस तरीके से वो 24 घंटे, कोई प्राणी 24 घंटे सांस लेता है। तो सांस लेने के पश्चात क्या होता है कि यह जो है इसके माध्यम से जैसे रात के समय मतलब O2 जो होता है वायुमंडल में मौजूद होता है, और वायुमंडल में मौजूद होने के पश्चात पत्तियां जो होती है, तने जो होते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करके उसको बॉडी के अंदर ले लेते हैं और वहीं से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये जो होते हैं पौधे भी श्वसन करते हैं। जंतुओं में श्वसन अगर देखते हैं तो जंतुओं में श्वसन अगर देखा जाए तो जंतु जो होते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जो जंतु होते हैं, जीवों की जो विविधता होती है, अर्थात हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ वायुवीय होते हैं। इनको हम लोग देखते हैं कि ये अलग अलग रूप में श्वसन की क्रिया करते हैं, अर्थात श्वसन का जो अंग होता है इनके बॉडी में, अर्थात वो अलग अलग रूप पाया जाता है। जैसे जलीय जंतुओं में हम लोग देखते हैं कि जलीय जंतु में मीठा नहीं होता, मतलब फेफड़ों के माध्यम से नहीं होता श्वसन क्रिया, गिल्स के माध्यम से होता है। अर्थात मछलियाँ जो होती हैं वो किसके द्वारा करती है, गिल्स गलफड़े के माध्यम से करती है, गिल्स के माध्यम से करती है। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो स्थलीय होकर भी उनके बॉडी में फेफड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अपनी त्वचा के माध्यम से करते हैं। अर्थात 3 प्रकार श्वसन क्रिया जो होती है जंतुओं में 3 प्रकार से होती है। जैसे जलीय जंतु जो होते हैं, जलीय जंतु जो होते हैं वो इसमें यहाँ पे देखते हैं, जलीय जंतु जो होते हैं गिल्स के माध्यम से करते हैं, और कुछ जंतु जो होते हैं फेफड़े के माध्यम से, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो त्वचा के माध्यम से करते हैं। ये 3 प्रकार के जंतु करते हैं। जैसे गिल्स जो होते हैं अधिकतर जलीय प्राणियों में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, तो मछलियों में मछलियाँ हो जाती हैं और घोंघा हो जाता है, झींगा मछली हो जाती है, या ये सब मछलियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं गिल्स के माध्यम से करती हैं। गिल्स जो होता है उनके बॉडी के अंदर होता है, अर्थात वो दिखाई बाहर से दिखाई नहीं देता है। वह गिल्स जो होता है जल में घुलित ऑक्सीजन जो होता है, जल में घुलित ऑक्सीजन को विसरण क्रिया के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, बॉडी के अंदर ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के पश्चात वह ब्लड के माध्यम से बॉडी के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। और फिर उसी के रास्ते से जब श्वसन की क्रिया हो जाती है तो उन्हीं के रास्ते जिस बात से O2 होकर कोशिकाओं तक पहुंचता है, फिर उसी बात से CO2 जो होता है फिर से गिल्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका जो होता है गलफड़े के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और फेफड़े में जैसे हम लोग मानव हुआ वो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है। गाय बैल भैंस जो होती है, जो स्तनधारी प्राणी, अधिकतर स्तनधारी प्राणी होते हैं, तो मतलब अधिकतर स्तनधारी प्राणी जो होते हैं जैसे गाय बैल भैंस बकरी इत्यादि जो होते हैं ये फेफड़े के माध्यम से करते हैं, अर्थात नाक के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेकर के वह श्वास नली के माध्यम से फेफड़े तक पहुँचा देते हैं, और वहाँ पर श्वसन क्रिया जो होती है संपन्न होती है। त्वचा से कौन प्राणी करते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, काकरोच हो गया इत्यादि, ये सब प्राणी जो होते हैं त्वचा के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। और त्वचा के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो विसरण जो बताएं इससे पहले, विसरण में गैसों एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हीं के माध्यम से वह वायुमंडल में उपस्थित गैसों को अपनी बॉडी त्वचा के माध्यम से अंदर लेते हैं, उस त्वचा के माध्यम से अंदर लेते हैं, और अंदर लेने के पश्चात वह वेन्स के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से उस ब्लड के साथ मिल करके ऑक्सीजन ब्लड के साथ अटैच होकर के पूरे बॉडी की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जो होता है प्रसारित हो जाता है, पहुंच जाता है। और फिर वहां से पहुंचने के पश्चात प्रत्येक सेल में जो CO2 मतलब उत्सर्जित होता है और फिर ब्लड के माध्यम से त्वचा तक पहुँच करके बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से त्वचा के माध्यम से
होता है। तो यहाँ पे कि श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है, जिसके माध्यम से क्या होते हैं कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो विभिन्न विधियों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं। अभी आप लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। पौधे भी श्वसन करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मतलब कहते हैं कि श्वसन पौधों में श्वसन क्रिया में, पौधों की श्वसन क्रिया में CO2 की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता, उसको भी O2 की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये जो होता है आपका श्वसन संबंधी कुछ चीज़ों की व्याख्या की गई है। जैसे मतलब देखते हैं कि ऊपर से नीचे भी जो बताया गया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग श्वसन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि मतलब ह्यूमन में कैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है, अर्थात मानव में श्वसन क्रिया कैसे होती है, कैसे मतलब गैस जो होती है अंदर जाती है, किन किन अंगों से वो होती है और फेफड़े में कैसे होती है, उन अंगों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे चित्र के माध्यम से। ओके, थैंक यू। तो आप आज के लिए इतना ही। तो